हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन है। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा को लेकर के तथा सीटीईटी एग्जाम को लेकर के आपको सीडीपी यानी बाल विकास और पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षण कौशल लेकर आए हैं। आज इसकी महत्वपूर्ण आपका 28 क्वेश्चन के बारे में इसमें चर्चा होगी। आप देखेंगे, आपको सिर्फ साथियों पेशेंस बना करके पूरा वीडियो को देखेंगे और पूरा वीडियो को देखने से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा, बहुत यूजफुल साबित होगा, जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सकती है। साथियों, यदि आप किसी साथी को यदि स्कोर कम आ रही है, नंबरिंग कम आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने भी नहीं है। ठीक, आपको इसलिए नहीं घबराना है। आपको क्या, यदि आप दुनिया में बहुत लोग देखते होंगे एक दूसरे से परेशान होते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एग्जाम के बारे में देखेंगे, बाहरी दुनिया के बारे में मत देखेंगे। जैसे कि आपको भी कहा जाता है कि देखते हैं कि टमटम सभी को देखे होंगे, टमटम उस सभी को देखे होंगे कि टमटम एक घोड़ा गाड़ी होती है, टमटम एक घोड़ा गाड़ी होती है, टमटम में एक घोड़ा गाड़ी होती है। घोड़ा को क्या किया जाता है कि घोड़ा को आपको घोड़ा में आपको क्या कहते हैं कि घोड़ा के कान की ओर देखते होंगे चमड़ा का लेदर का लगा दिया जाता है। इसलिए लगा दिया जाता है कि घोड़ा सिर्फ बाएं और दाएं न देखे, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखे। इसलिए घोड़ा के कान के दोनों साइड में क्या कर दिया जाता है, लेदर का कवर लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार साथियों, आप हम लोग आए दाएं बाएं कुछ न देख करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करेंगे और लक्ष्य की ओर बनाएंगे। तो कहा जाता है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं, संघर्ष करने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सिर्फ आप संघर्ष करें, आप क्या करें, अपनी स्थिति को बना कर रखें, अपने तन मनता से काम करें। और ऐसा दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो मानव नहीं कर सकते हैं। मानव वह सभी चीज कर सकता है जो ईश्वर भी नहीं किया है, जो भगवान ने किया नहीं है। हम ये जानते हैं ईश्वर अपरंपार हैं, परम पिता हैं, बहुत बड़े हैं, गॉड बहुत हैं, अल्लाह बड़े हैं, ईश्वर बहुत बड़े हैं। फिर भी जिस टाइम आपने देखा होगा, रामायण महाभारत देखा होगा, सुना भी होगा कि राम भगवान किन्हीं के पास ये क्या कहते हैं, रथ हुआ करता था तो किसी से मांग कर लाया जाता था। लेकिन आज जमाना में मनुष्य क्या करती है, एक एरोप्लेन पर चढ़ती है, जो आज यहाँ उड़ती है और जहां मन चाहे जगह पहुंच जाती है। रामायण महाभारत में देखे हैं, भगवान ने भी समुद्र को प्रार्थना कर रहे थे कि माँ हमको रास्ता दीजिए, पार करेंगे। लेकिन अब समुद्र की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, मानव ने क्या करता है, पुल निर्माण करता है। उससे भी आपको एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, इस पार बैठेंगे, 7 समुद्र पार पहुंच जाते हैं। मेरे साथियों से दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही सब कहना चाह रहा हूं कि अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने काम को देखें। और यदि आपको लगना है, सीखना है, पढ़ना है, तो 4 शब्द बताते हैं। सीखने का नजरिया बदलना है, सीखने का तरीका बदलना है। तो जैसे कहता है, अगर सीखना है दिए से, अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, उसका मुस्कान सीखो। अगर सीखना है सुर से, अगर सीखना है सुर से, डूबना नहीं उगना सीखो। अगर पहुंचना है शिखर पर, राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो, राह का निर्माण बनाना सीखो। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि बार बार कि अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और आगे की ओर बढ़ें। अब आपको हम अपने मिशन ऑनलाइन एकेडमी चैनल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि साथी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है,
अच्छी लगा तो प्यारा सा कमेंट निश्चित करेंगे। और जो साथी इस चैनल पर नया है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, अच्छे सेट लेकर के, अच्छे बातों लेकर के आपके बीच हम लोग हाजिर होंगे। और आपके हर दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बातें भी और मेंटलिटी बारे बातें भी, पढ़ाई लिखाई संबंधित हर बातें करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत उपयोगी होगी। तो साथ ही आज चलते हैं कि आप इस शिक्षण कौशल लेकर के आज 28 क्वेश्चन तक सीरीज के लिए आप उसमें आते हैं, हम लोग आते हैं, उसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे हल करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बनानी है, उसके भीतर बातें करते रहेंगे। और इसके फिर से अंतिम में कह रहे हैं आपको, इस वीडियो में, इस चैप्टर में कुछ भी आपको लगे सलाह देने की आवश्यकता है, निश्चिंत आप निसंकोच आप सलाह देंगे। आपकी सलाह को सर आंखों पर लेते हुए उसमें क्या करेंगे, सुधार करते हुए, और आपके लिए अच्छा और ऑडियंस को प्रस्तुत करने के लिए अच्छी बातों से रूबरू होंगे। तो साथी चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, तो अवस्था क्या है, ये बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बाल्यावस्था। आप इसे नोट कर लेंगे। आगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चे के जन्म के आरंभिक 2 वर्ष डैश कहलाता है। बच्चे के जन्म के आरंभिक 2 वर्ष क्या कहलाता है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, उत्तरा बचपन अवस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो बच्चे के प्रारंभिक 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष कि बच्चे को क्या बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको शैशवावस्था, उसको क्या बोलते हैं, शैशवावस्था में, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष बच्चे को शैशवावस्था बोला जाता है, शैशवावस्था बोला जाता है। और कहता है 6 से 12 वर्ष की, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की, क्या हो गया, 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तीव्रतम होता है, कौन सा विकास तीव्रतम होता है, मतलब क्या बहुत स्पीड में होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और सभी। अब कहता है कौन सा विकास तीव्रतम होता है, किस वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में क्या चीज का विकास सबसे अधिक होता है, सबसे तीव्रतम होता है। जब 6 वर्ष का बच्चा होता है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 में बच्चे जब होता है तो उसको समाज के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में सब जानकारी मिलती है, प्रोटोकॉल के बारे में, किससे कैसे बातें करना है, मैनर सीखना पड़ता है, उसको ये सब बारे में जानकारी होती है। तो उनको सामाजिक जन विकास होता है, नैतिक विकास होता है। और जब 7-8 साल बच्चे होते हैं तो बौद्धिक विकास, उसको स्वतः बहुत कुछ हम आप बच्चे को नहीं सिखाते हैं, फिर भी बच्चे क्या होता है, सीखने लगती है, वो बौद्धिक विकास होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सभी। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करें, यदि सीडीपी में यानी शिक्षण कौशल में जो पॉजिटिव बात होगा उसको ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, और खासकर जिनमें मोर देन 1, 2, 3 ऑप्शन रहेगा तो 60% उसका आंसर डाल देते हैं, और 60% उसमें आंसर सही होगा। जैसे कि 1, 2, 3 था और ये सभी था, तो इसमें आंसर आंख मूंद करके डी आंसर लगाएंगे, तो आपको 60% से लेकर के 80% सही होने की चांस आपका रहेगी, 80% सही होने की चांस रहेगी। तो आगे क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि आपका कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का
अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो आपका क्या होगा? जीन पियाजे, बायगोस्ती, कोल एवं ब्रूस, सिगमंड एंड फ्रायड। इसका आंसर क्या होगा? कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस ने बचपन को क्या कहा? जीवन का अनोखा काल कहा है। कौन है? कोल एवं ब्रूस ने। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपका 4 नंबर है कि समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है। बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया। निम्न श्रेणी वर्ग के बचपन, मध्यम वर्ग के बचपन, धनिक वर्ग के बचपन, ये सभी कहता है समाज में विभिन्न वर्ग के, समाज में विभिन्न वर्ग के स्थिति को दिया गया है। तो क्या है? वर्णित किया गया है। कौन कौन दिया गया है? निम्न श्रेणी वर्ग के, मध्यम श्रेणी वर्ग के, धनिक श्रेणी वर्ग के। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे जिसमें मोर देन वन ऑप्शन आंसर रहेगा तो आप क्या करेंगे? 80% सही होने का चांस रहता है। इसमें भी देखिए एक से अधिक है तो मार दीजिए सभी, मार दीजिए सभी। तो ये आपको सही है। समाज में विभिन्न वर्ग के स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों का वर्णित किया गया। निम्न श्रेणी वर्ग के, मध्यम श्रेणी वर्ग के और धनिक श्रेणी वर्ग के, यानी लो और मिडिल और ये क्या हो गया? हाई। 3 श्रेणी वर्ग में क्या किया? उसको वर्णित किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। कहता है धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या है। किस वर्ग में? धनिक वर्ग में। जो बच्चे पूर्ण रूप से धनिक है, इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत भरपूर है, तो उसमें क्या किया था? एक प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्या क्या समस्या है? संबंध साथियों का अभाव, यानी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का अभाव, माता पिता के स्नेह पूर्ण संसर्ग का अभाव, माता पिता के स्नेह पूर्ण संसर्ग का अभाव, और ए एवं बी दोनों, नो तो ए नो तो बी। अब आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं कि मोर देन वन आंसर जहां रहेगा आंख मूंद कर मार दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम तो आपको बताए थे 80%, लेकिन 80% से भी अधिक आपको 90 से 95% आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। जहां पर आप इनमें से सभी और 2 से अधिक, 1 या 2 दोनों, इस सब सवाल रहेगा। तो आंसर जाने या नहीं जाने आप क्या करेंगे? उसका आंसर डाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखें। कहता है मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु, किस बस्तियों में? मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है नर्सरी में, बाल गृहों में, बाल विद्यालयों में, सामुदायिक केंद्रों में। क्या कहता है? मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु, बालक के लालन पालन हेतु क्या किया जाता है? किस में किया जाता है? तो मजदूर बस्तियों अर्थात क्या है कि जो समाज का आदमी बहुत गरीब तबका का है, निम्न श्रेणी का है, उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए क्या नर्सरी में देता है। आप नर्सरी में जानते हैं ये जो है पब्लिक सेक्टर का स्कूल में नर्सरी चलता है, बाल गृहों में, बाल विद्यालयों में और सामुदायिक केंद्रों में। सामुदायिक केंद्र में क्या होती है? लालन पालन नहीं होती है, तो क्या इसका होगा? बाल गृहों में, यानी क्या होगा? बाल गृहों में उसका क्या होता है? लालन पालन का व्यवस्था किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहता है संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होती है। यह कथन किसका है? अब देखिए यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं फेज का, सेल्फ रिटर्न का, हर्बर्ट स्पेंसर का, मेरी मेसी का। यह कथन किसका? कौन सी कथन? संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों अर्थात रिजल्ट, परिणाम अर्थात रिजल्ट
का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आपको किसका है यह आपको बताना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको किसका है? राल्फ लीटन का। यह किसका है? राल्फ लीटन का। यह कथन किसका है? राल्फ लीटन का कथन। और इसका और राइटर कहने वाला का नाम का कुछ पेज है, कुछ महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में एक पीडीएफ बना करके आप लोग दे देंगे, आप उसे याद कर लेंगे। कथन और राइटर कहने वाला का नाम आप याद कर लेंगे। कहता है संस्कृति के प्रकार हैं। संस्कृति के प्रकार हैं भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति, ए एवं बी दोनों, नो तो ए और नो तो बी। संस्कृति का प्रकार है, संस्कृति की प्रकार है कौन कौन? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, और या ए बी दोनों। अभी जस्ट बताएं साथी कि यदि आपको दो में दो से अधिक रहे तो आपको पता है 90 से 95% क्वेश्चन आपका क्या होगा? एक से अधिक वाला मार दीजिए, एक से अधिक वाला मार दीजिए, ए एवं बी दोनों। अभी इस तरीका से 3 क्वेश्चन देखे हैं, लगभग तीनों क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक काम कर रहा है, ये ट्रिक आपका काम कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन की अवस्था है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था है 7 से 8 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 1 से 2 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। अब देखिए इसके लिए आप पढ़े होंगे, जानते हैं प्रारंभिक बचपन, बाल्यावस्था, ये सब किसका है? प्रारंभिक बचपन का अवस्था क्या है, किशोरावस्था का अवस्था क्या है, ये सब थोड़ा देखेंगे या अगला क्लास में आपको विशेष रूप से बता दिया जाएगा। तो अभी कहता है प्रारंभिक बचपन का अवस्था कितना है? ये बचपन कितना प्रारंभिक? 7 से 8 वर्ष का, 7 से 8 वर्ष, 7 से 8 वर्ष होगा। ये क्या होगा? 60 से 7 to 8। कहता है सेंचुरीज ऑफ, सेंचुरीज सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, फिलिप एरिस, किन्सेनबो और स्टीनबर्ग। कहता है सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड, सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड के लेखक कौन है? सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड का लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? फिलिप एरिस। इसका आंसर क्या होगा? फिलिप एरिस। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी में फिलिप एरिस। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका फिलिप एरिस। कहता है संविधान, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 45B अर्थात ब। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21A में क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु समूह बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में। आप बताए संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा के अधिकार प्रावधान है? कहता है अनुच्छेद 24 में 8 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के और 16 वर्ष के। क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी वर्ष आयु वाले बच्चे को जोखिम वाले कार्य क्षेत्र से अधिकार से क्या किया गया? अधिकार का प्रावधान किया। अब देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब है? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो अब कम से कम यहाँ क्या लिखेंगे?
14 वर्ष तक क्या किया है, सुरक्षा का अधिकार का प्रावधान है। किस वर्ष आयु के लिए, 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब कहता है बच्चों का प्रमुख, बच्चों का बच्चों का बच्चों का प्रमुख अधिकार है, बच्चों का प्रमुख अधिकार है सहभागिता का अधिकार, जीवन एवं विकास का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति का अधिकार और उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। कहता है बच्चा का प्रमुख अधिकार क्या है, बच्चा का प्रमुख अधिकार क्या है। अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बताएं, यदि किसी भी क्वेश्चन में उपरोक्त में से सभी हो, दो या दो से अधिक हो, या एक और दो दोनों हो, तो आंसर आप क्या करेंगे, वही लगाएंगे। आंसर क्या करेंगे, वही लगाएंगे। और आप यहाँ देखे हैं 90 से 95% आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, और अभी तक 100% सही हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, युग्म सुमेलित नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम 1956, किशोर सुरक्षा आयोग 2009। कहता है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, अर्थात क्या है, सभी सही है और एक गलत है, सभी सही है एक गलत है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया, ये आपका बिल्कुल सही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में आया, ये भी सही है आपका। अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम 1956 में आया, ये भी सही है। किशोर सुरक्षा आयोग 2009 नहीं हो करके क्या होगा, 2006 होगा, यही आपका गलत है। और इसमें क्या कहता है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, वही चुनना है। अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका डी। डी ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ, डी। किशोर सुरक्षा आयोग क्या हुआ, कब मिला, 2006 में। कब हुआ, 2006 में, और जबकि यहां पर दिया है 2009। ये आंसर आपका है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है बाल संबंधित, बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है, बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण, बाल अधिकार समिति की निश्चेतात्मक टिप्पणियां, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार, किशोर न्यायालय, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार, बाल अधिकार समिति का निश्चयात्मक टिप्पणियां, और बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण। अब कहते हैं बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है, कौन सा नहीं है, बाल संबंधित कानूनी प्रावधान नहीं है, कौन नहीं है, तो पहला है बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण, दूसरा है बाल अधिकार समिति का निश्चयात्मक टिप्पणियां, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार, और किशोर न्यायालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार, बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार, यही आपका आंसर सही होगा। अर्थात आंसर क्या होगा, सी। अर्थात आंसर क्या होगा आपका, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले आंसर आपका अगला क्वेश्चन कहता है जनगणना वर्ष 2001, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। जनसंख्या का यानी एससी, जिसको आप हरिजन भी कहते हैं, जिसको आप दलित भी कहते हैं, इसका कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। ये जनगणना किसके, 2011 के ही
अनुसार। तो आप जानते हैं जनगणना 10 वर्ष पर होती है। 2021 में भी जनगणना होनी थी, जनगणना नहीं होगी कोविड के कारण, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलित अर्थात हरिजन अर्थात अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कुल पर कितना है, 16.66%। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। अब कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है अर्थात किस प्रदेश की है। यहाँ पर जाति नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में है अर्थात किस राज्य में है, किस राज्य में है। कहता अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। किसमें है, तो किसमें है आपका है, तो कहाँ है, तो आंसर होगा इसका सबसे अधिक किसमें है, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यानी एससी की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में। अब आगे क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कहता अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की प्रमुख समस्या है। अब देखिए अनुसूचित जातियां और जनजाति यानी एससी और एसटी, एससी और एसटी ये हो जिसको बोलते हैं दलित, दलित और या हरिजन। क्या बोलते हैं लोग, बहुत जगह हरिजन बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं। और एसटी जिसको अधिकांशतः क्या होता है, आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी जो कहता है यानी घुमक्कर कहते हैं, किसी तरह से एसटी में आता है। तो कहता है उसकी मुख्य समस्या क्या है, अस्पृश्यता का समस्या, निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सभी। तो उसमें क्या है, सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक किसमें है। तो आपको थोड़ा देर बता दिए कि जो एक से अधिक ऑप्शन आता है, एक से अधिक ऑप्शन आता है वही आपका आंसर होगा। तो इनमें से सभी जो हरिजन होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके बेरोजगारी की भी समस्या होती है। उसके बेरोजगार होगा तो निर्धन होगा ही। और क्या, अस्पृश्यता की समस्या, इसमें क्या कहता है, जो सवर्ण लोग होते हैं, इससे अपने आप को उच्च लोग समझते हैं, उसको स्पर्श करने का भी, स्पर्श करने का भी क्या होता है, प्रतिबंध होता है। स्पर्श करने की भी प्रतिबंध, प्रतिबंध। सामाजिक कुरीतियां जिसको कहते हैं, जिसको सामाजिक, ये मंदिर में छूने से छुआ जाता है, बड़ी को स्पर्श नहीं कर सकता है, मंदिर को स्पर्श नहीं करता है, देवालय को स्पर्श नहीं कर सकता है। ये सब क्या है, एससी और एसटी के को क्या करता है, ये सब क्या है, प्रमुख समस्या है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज के लोग समझने लगे हैं, बुझने लगे हैं इस चीज़। अब धीरे धीरे यह चीज़ कमने लगी है और बच्चे लोग हैं पढ़ने भी लगा। पहले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पहले बहुत कम पढ़ते थे, अब पढ़ने भी लगे हैं और हर क्षेत्र में आगे जाते हैं। तो आप ये समझते हैं साथी कि कहा था यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप गरीब हैं, आप निर्धन हैं, तो आपका सिर्फ एक ही उपाय है, एजुकेशन। आपका सिर्फ क्या उपाय है, एजुकेशन। अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है। अंबेडकर ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अर्थात एजुकेशन ही आपके जीवन को चेंज कर सकता है, नहीं तो वरना आप जहां हैं वहीं रहेंगे या उसके नीचे जा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन आपके अंदर है, एजुकेशन आपके अंदर है, शिक्षा अंदर है, आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। इसलिए साथियों अपने आप भी एजुकेट बनिए और अपने समाज के, अपने सगे संबंधित को भी एजुकेट बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और बनाइए, और आप आगे बढ़िए और साथ साथ आपको दूसरे आगे बढ़ेंगे। तो आप एक परिवार में आगे बढ़ते हैं तो कहता है देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो और आपके साथी लोग आगे बढ़ेंगे। जिस गांव में कभी जॉब नहीं हुआ करता था, अभी हम देखते हैं उस गांव में
यदि 2-4 जॉब होने लगा है तो देखा देखा आज गांव में हजार सैकड़ों जॉब होने वाली होता है। शुरुआत में तो बहुत परेशानी होगा, और खास करके जो लड़कियों हैं उनको तो और लोग ताना लो मारता है कि अब ये पढ़ के कलेक्टर बनेगी, वीडियो बनेगी। बहुत सुन सुन कर कान कुछ टाइम बंद करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे टमटम में घोड़ा अपने लक्ष्य की ओर देखती है, यदि आप ऐसा देखते चलेंगे, एजुकेशन आपके साथ है, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, तो आगे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दक्षिण भारत में दलित चेतना विकास का श्रेय किसे जाता है। यानी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में, आपको कहा साउथ इंडिया में कहता है दलित चेतना का, दलित को उत्थान करने का विकास श्रेय किसके जाता है। वासव को, पुंडरीक को, हेमंत राव को, ललिता दीप को। तो दक्षिण भारत में, साउथ भारत में किसको जाता है, किसको जाता है साउथ भारत के लिए, तो ये जाता है अब आपको वासव को दलित चेतना का विकास करने का श्रेय उनको जाता है, वासव को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट में कहता है वंचित वर्ग कितने भागों में विभक्त किया जाता है। वंचित वर्ग कितने भागों में विभक्त किया जाता है। 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। वंचित वर्ग जो हर चीज से क्या है आपको वंचित किया गया है, कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो कितने भागों में, तो आप जानते हैं एक सामाजिक है, और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक यानी 1, 2, 3 यानी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। वंचित वर्ग को क्या किया गया, सामाजिक स्थिति में आप जानते हैं वहां पर छुआछूत की था, और आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक, पढ़ाई लिखाई में जो पीछे रहेंगे, इकोनॉमिक में गरीब रहेंगे, और सब दिन क्या होगा आपको स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया जाता था, स्कूल कॉलेज भी नहीं जाता था। और जब स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो शिक्षा नहीं होगा। आप जानते हैं अरे शिक्षा बिना दुनिया अधूरा है, एक तो जिंदगी अंधेरा है। तो आगे तो कहता है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का क्या है वर्णन है। तो किस में वर्णन है, भाग 4 में। क्या किस में, भाग 4 में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। ऑप्शन आपका सी। अब इसमें कहता है 23 में कहता है शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ। वर्ष 1993, वर्ष 1995, वर्ष 1996, वर्ष 1997। शिक्षा के संबंधित 86वां संविधान संशोधन कब प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1997 में। 1997 में ये इसमें था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति, कौन समिति था, स्वर्ण सिंह समिति। 1997 में स्वर्ण सिंह समिति। अब शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2012 में, जून 2010 में, जून 2012 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार
कब लागू किया गया, तो कब लागू किया आप याद रखेंगे, तो कब, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में। अब है कि निम्न में से क्या वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है। अब वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है, निम्न जीवन स्तर, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का निषेध, सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति और अस्पृश्यता। कहते हैं वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है, प्रमुख समस्या नहीं है, वह आपको बताना है, प्रमुख समस्या नहीं है, वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है। तो वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है, अर्थात इसमें जो है एक आपका बाकी समस्या है और एक आपका समस्या नहीं है, वो आपको बताना है, एक आपकी समस्या नहीं है। तो आप जानते हैं छुआछूत की समस्या है, और क्या, निम्न जीवन स्तर तो है, जब वर्गे वंचित हो जाएंगे है। अब कहता है सार्वजनिक स्थलों पर जीवन जाने का निषेध, ये भी है, समस्या है। अब समस्या सब क्या है, जितना टिक लगाए हैं वो समस्या है, और पूछता समस्या नहीं है, तो समस्या सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति। आप इसको अपने आप जो है, जो परिवर्तन है और प्रगति है, खुद आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, समस्या नहीं कौन है, सांस्कृतिक एवं परिवर्तन की प्रगति आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं माननीय अधिकारों, मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र में निहित है क्या, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र में, मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र में ये सब क्या है, निहित है। तो आपको जस्ट अभी बताएं, जिसमें उपरोक्त में से सभी रहे या एक दो रहे, तो आपका आंसर होगा। इस टाइम में सीडीपी में आप यही काम करते रहेंगे, जो ज्यादा आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य, अब सत्य कथन बताना है। शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है। बाल अधिकार 1989 के अनुसार 18 वर्ष या इससे कम आयु का बालक बच्चा है। 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इसमें कौन है, अब आपको देखिए सब में दो 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 दिया है, तो इसमें क्या है, शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल ये सही है। तो एक वाला आपका कहाँ है, एक वाला आपका ये एक किसमें है और एक किसमें है, तो ये है, इसमें एक नहीं है, तो ये आंसर आपको नहीं होगा। अब ये आंसर नहीं होगा, फाइनल होगा। अब ये सभी चेक कर लेंगे। अब कहते हैं बाल अधिकार 1989 के अनुसार 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे, बालक क्या है, बच्चा है। इससे कम वर्ष के बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हैं, आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ये 2 नंबर भी आपका क्या है, सही है, तो ये भी आपका सही है। तो अब इसमें 2 है नहीं, 2 है नहीं, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, बच गया ये दोनों। यदि सब सही होगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। अब कहता है 25 नंबर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, बाल अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। यह गलत है, ये क्या करते हैं, ये 20 नवंबर को, ये बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस, क्या मनाते हैं, बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और 20 नवंबर को, 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस, बाल अधिकार दिवस, बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे कि कंफ्यूज नहीं करेंगे, 14 नवंबर को बाल दिवस और 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और 2 सही है, बाकी क्या है, ये गलत है।
अब आपको आज के सेशन के लिए लास्ट सवाल आपको है, लास्ट सवाल आपको है। अगला दिन अगला से पहुंचेंगे। निम्नलिखित वस्तुओं सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। यहाँ समझिए 1 है और ये आपके यहाँ पर क्या है, 2 है। कहता है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भेदभाव का विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? और कानून की ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार किस अनुच्छेद में आपका है, किस में है? तो किस में है? देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद क्या है, 1 में, और भेदभाव विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में है, और बंधुआ मजदूरी की विरुद्ध सुरक्षा का अनुच्छेद 23 में है। इसका मतलब इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 4 में। अर्थात 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो साथियों आज सीडीपी में शिक्षण कौशल के लिए आज इतना ही, और आपको फिर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मन से, दिल से पढ़ें, और अपने स्वयं जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना बेटर होगा, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथियों आपको ये चैनल मिशन ऑनलाइन चैनल की यदि वीडियो अच्छी लगती है, निश्चित रूप से प्यारा सा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे ही, और तथा अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। एंड सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा। यदि जो साथी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके लिए और अधिक से अधिक और अच्छे से वीडियो आपके अंदर प्रस्तुत करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए यदि बैच में ज्वाइन करना है और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे 79922584 और 22। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग का दिन उज्जवल हो, मंगलमय हो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।